वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि इस सीरीज़ में हम J25 के लिए रिवीजन कर रहे हैं, तो हमारा न्यूज़ चैप्टर है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके पहले का भी चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारा EMI वेटेज वाइज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चलिए हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फैराडे लॉ का स्टेटमेंट क्या था। जैसा कि हम फ्लक्स जानते हैं, फ्लक्स इक्वल्स टू होता है बी डॉट ए, और इसको हम ओपन करेंगे तो बी ए कॉस थीटा। और फैराडे ने कहा कि जब हम फ्लक्स को या फिर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे या फिर हम उसके एंगल को चेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ इंड्यूस EMF इंड्यूस होता है फ्लक्स को चेंज करने से या फिर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से। तो उस EMF का जो फॉर्म होता है, उन्होंने कहा उस स्टेटमेंट से -d∅dt। मैग्नीट्यूड वाइज तो d∅dt होता है, माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि उसका डायरेक्शन किस तरीके से होगा। और उस डायरेक्शन के लिए हमारा जो लेंज लॉ आया, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं लेंज लॉ का स्टेटमेंट ये था कि डायरेक्शन ऑफ आई विल सच दैट द इफेक्ट विल अपोज, जहाँ जो भी वो अपोज करेगा उसके अपोजिट में ही उसकी डायरेक्शन होगी। जैसा कि हम यहाँ देखते हैं इस एग्जांपल में, यहाँ पे हम अगर एज्यूम करें कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और वो इंक्रीज़ हो रही है, तो हमको इसको अपोज करना होगा। तो हमारे राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो हमको करंट का डायरेक्शन अपोजिट लेना पड़ेगा ताकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। तो क्लॉकवाइज लेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, तो हमारा ये उसका अपोज करेगा। और इस केस में अगर देखें, हमारा जो पोल है वो नॉर्थ साइड नीचे नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, तो हमारा नीचे की तरफ ये एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो नीचे की तरफ है फ्लक्स इंक्रीज़ होगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होगी। तो मतलब हमको मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज़ करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज़ करेंगे तो लेंज लॉ से हमको उसका उल्टा डायरेक्शन लेना पड़ेगा। तो करंट को हम ऐसा क्लॉकवाइज लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और नीचे ये दोनों आपस में अपोज करेंगे, तो हमारा ये फॉर्म हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जो हमारा नॉर्थ होता है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ रिप्रेजेंट करता है और क्लॉकवाइज साउथ रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे हमको अपोज कराना है तो हमको यहाँ पे नॉर्थ करना होगा, क्योंकि नॉर्थ आपस में रिपल्सन होगा और ये अपोज करेगा। तो ये हमारा लेंज का स्टेटमेंट है। अब देखते हैं कि अगर कॉइल में करंट फ्लो होने से हमारा जो चार्ज फ्लो होता है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमारा होता है चेंज ऑफ फ्लक्स अपान कॉइल का रेजिस्टेंस। चेंज ऑफ फ्लक्स होता है फाइनल फ्लक्स अपान इनिशियल फ्लक्स, उसका मैग्नीट्यूड हम लेते हैं। अब जैसे अगर हम एज्यूम करें कि इस आई करंट फ्लो हो रहा है और अगर इसका डायरेक्शन हम चेंज कर दें, तो हमारा जो पहले फ्लक्स अगर हम एज्यूम करें कि 5 हो रहा होगा, तो बाद में जो फ्लक्स होगा -5 हो जाएगा। डायरेक्शन को चेंज करने पे माइनस हो जाएगा, बट लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों को सेम होंगे, तो हमारा चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा 2BA। पहले था BA, चेंज करने पे हो जाएगा -BA, और मैग्नीट्यूड वाइज फाइनल माइनस इनिशियल 2BA हो जाएगा, तो हमारा 2BA हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल को डिफाइन करते हैं μ/2, आई बाई उसका रेडियस इसका कैपिटल B है, स्मॉल b है, और इसका स्मॉल छोटे वाले कॉइल का एरिया πa²। जैसा कि इस फॉर्म से हम निकाल सकते हैं, और हमारा क्यू फ्लो हम निकाल सकते हैं छोटे वाले कॉइल से। और यहाँ पे हम देखते हैं अगर किसी भी कॉइल को रोटेट करते हैं ओमेगा से, तो उससे हम कैसे EMF डिफाइन करेंगे। सबसे पहले अगर मैग्नेटिक फील्ड हम देखें कि इस डायरेक्शन में और यूनिफॉर्म है, इसका रेडियस R है, रेजिस्टेंस इसका कॉइल का रेजिस्टेंस R, और इसमें नंबर ऑफ फ्लक्स N है। तो एट टी बराबर ज़ीरो पे हमारा जो एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल है। और एट टी टाइम पर हमारा जो थीटा होगा ओमेगा टी रोटेट कर दिया होगा, तो हमारा थीटा हो जाएगा ओमेगा टी। तो फ्लक्स हम लिख सकते हैं एन मीन्स नंबर ऑफ फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न, कितने उसके टर्न कॉइल्स के, BA cos ओमेगा टी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और EMF बराबर होता है -d∅dt, तो d∅dt एन BA ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का, तो माइनस प्लस हो जाएगा। और जो ये वाला एम्पलीट्यूड होगा उसे हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ EMF भी कह सकते हैं, और E0 भी इसे कहते हैं। और करंट हम फाइंड करना होगा तो I0 साइन ओमेगा टी होता है, तो I0 बराबर E0/R, इससे हम इसी को फाइंड कर सकते हैं करंट भी। अब हमारा EMF किस तरीके से इंड्यूस होता है, कई तरीके से इंड्यूस होता है। जैसा कि अगर हम फर्स्ट देखें मोशनल EMF कैसे इंड्यूस होता है। अगर एक रॉड को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें यूनिफॉर्म, जो कि इनसाइड है और वेलोसिटी इस तरफ है और लेंथ वेक्टर इस तरफ है, मतलब हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी और लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तो हमारा जो EMF इंड्यूस होगा इस प्रकार से होता है। और इसका पोलैरिटी किस तरीके से डायरेक्शन
को हम देखेंगे निकालने के लिए, उसको हम यूज़ करते हैं वी क्रॉस बी, मतलब वी क्रॉस की बी की जो डायरेक्शन होती है वो हमारा पॉजिटिव पोलर की पोलैरिटी होती है। जैसे कि हम देखें वी से बी की तरफ हाथ मोड़ेंगे तो ऊपर की तरफ वाली पोलैरिटी तो मीन्स हमारा ऊपर वाला हमारा पॉजिटिव होगा, नीचे वाला हमारा निगेटिव होगा। और स्मॉल आर क्या होता है, इस रॉड का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्मॉल आर, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ई बराबर वी बी हम लिख देंगे हमारा जो ईएमएफ होगा, और ईएमएफ इस रॉड का क्या लिख सकते हैं, बी वी एल लिख सकते हैं। बी मिस मैग्नेटिक फील्ड, एल मिस लेंथ, और किस वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। और तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तो अभी हम ये लिख सकते हैं। अगर कोई दो भी आपस में परपेंडिकुलर ना हुआ तो हमारा जो ईएमएफ होगा वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। मीन्स अगर टू भी अगर पैरेलल हो गया तो हमारा ईएमएफ ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आगे हम बताते हैं ऐसा क्यों होता है। अब अगर कोई एंगल थीटा पे हम वेलोसिटी को ले जाएं, थीटा एंगल वेलोसिटी पे, तो हमको इसकी वेलोसिटी का उस कंपोनेंट को लेना पड़ेगा जो कि तीनों को म्यूचुअल परपेंडिकुलर बना दे। तो यहाँ पे हम अगर इसको लेंगे तो वी कॉस थीटा हो जाएगा, ये वाला हमारा वी साइन थीटा हो जाएगा। वी साइन थीटा इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और लेंथ वेक्टर ऐसा, तो हम वी साइन थीटा लेंगे यहाँ पर। तो हमारा जो ईएमएफ होगा बी एल वी साइन थीटा हो जाएगा, और वी क्रॉस बी हमारा डायरेक्शन देता है हमारा पोलैरिटी का। अब कोई भी अगर रैंडम वायर है उसका अगर हमें ईएमएफ फाइंड करना है तो क्या करेंगे, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को एक वायर से कनेक्ट कर देंगे, उसकी लेंथ ही हमारा जो लेंथ वेक्टर होगी, ये दोनों आपस में एक इक्विवेलेंट की तरह से वर्क करेंगे, तो हमारा ईएमएफ बराबर बीवीएल होगा, नॉर्मल सी बात है। और अगर कोई रॉड है, रॉड को अगर किसी पॉइंट के या किसी भी पॉइंट के अप्रॉक्स अगर ओमेगा से रोटेट करेंगे तो उसके कारण कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स एल डिस्टेंस पे अगर कोई रॉड रखा है, उसकी एक पॉइंट को हम अगर एज्यूम कर ले डी एक्स का लेंथ है, और उसकी वेलोसिटी जो वी बराबर ओमेगा एक्स एज्यूम किया, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड की तरफ है, तो हमारा जो हम फ्लक्स लिख सकते ईएमएफ लिख सकते हैं बी डॉट बी वी एल होता है, तो वी बराबर हो जाएगा ओमेगा एक्स, और जो लेंथ इसका डी एक्स है तो डी एक्स हो जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो फॉर्म बन के आता है फ्रॉम एल टू आर पूरे रॉड के लिए, यहाँ पे ये जनरल केस बन जाएगा हमारा ईएमएफ का 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और अगर हमारा ये जो पॉइंट, अगर यहाँ पे ये पॉइंट हमारा प्रेजेंट है, यानी हमारी एल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो एल की वैल्यू ज़ीरो पुट करके हम ये भी फॉर्म निकाल सकते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको निकाल रहे हैं, फॉर्मूला रटना नहीं है, बस खाली आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हमारा जो रेट प्रॉब्लम होता है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो आपको बस पता होना चाहिए कि किस फार्मूले से किस तरीके से हम प्रोसीजर को करते हैं। सबसे पहले हम एक रॉड देते हैं, रॉड लेते हैं, रॉड का कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं आर, ठीक है, और यहाँ पर एज्यूम करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड की तरफ है, ठीक है। और जब हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एफ नॉट लगाएंगे तो रॉड पे एक्सटर्नल फोर्स एफ नॉट लगाने पे हमारा जो उस पर वर्क होगा, क्योंकि हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा कि जब वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसमें फोर्स लगाते हैं, मतलब उसकी वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी के कारण उस पर एक फोर्स इंटरनल फोर्स भी वर्क करेगा जो कि ILB होता है, इन किसी भी वायर पे वर्क करता है। तो हमारा इंटरनल जो फोर्स होगा इसका डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं किस आई एल क्रॉस बी से, तो ये इस तरीके से रहेगा, एल क्रॉस बी से निकाल सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमारा जो ये करंट क्यों ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो होगा, क्योंकि जो हमारा वेलोसिटी और बी के डायरेक्शन फोर्स हमारे ऊपर की तरफ है, मिस पोलैरिटी हमारी ऊपर की तरफ जाएगी, इसलिए वो करंट हमारा ऊपर से फ्लो होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो ये एक्सटर्नल फोर्स के कारण यहाँ पे वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी इंक्रीमेंट होगी तो हमारा एक्सेलरेशन आएगा, तो एक्सेलरेशन dv/dt हम लिख सकते हैं, वो इक्वेलेंट होगा हमारा जो वो एफ नॉट आगे वाला फोर्स। एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, तो हमारा आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स अपॉन मास, इसका रॉड का मास एज्यूम किया m, और इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा जो वी का फार्मूला आता है एफ नॉट आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई एम आर, ठीक है। और अगर स्टडी स्टेट पे हम चेक करें हमारा टी बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हमारा जो भी एट स्टडी स्टेट में जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे वो हो जाएगा एफ नॉट आर बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर हो जाएगा।
और स्टडी स्टेट में हम देख रहे हैं कि हमारा जो पावर होगा, पावर जो इसके अप्रॉक्स होगा वही हमारा इसके मतलब एफ़ के कारण जो पावर होगा वही हमारा रेजिस्टेंस के अप्रॉक्स होगा। तो अगर हमें पावर नहीं फाइंड करना हो तो एफ नॉट बाई वी टी से पावर फाइंड कर सकते हैं और वही हमारा आर के अप्रॉक्स होगा। अब अगर हम रेजिस्टेंस की जगह हम एक अगर कैपेसिटर लगा देंगे तो कैपेसिटर लगाने से क्या होगा कि हमारा जो कैपेसिटर पे चार्ज एज्यूम किया क्यू और माइनस क्यू है, और यहाँ पर वेलोसिटी एफ नॉट अगर एक्सटर्नल फोर्स है उसके कारण कुछ वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी आने से हमारा जो करंट फ्लो करेगा ऊपर की डायरेक्शन में एज लाइक सेम, ठीक है। तो हम जो चार्ज को लिख सकते हैं, चार्ज लिख सकते हैं सी वी मीन्स सी, और यहाँ पर ई एम एफ ई है, ठीक है। और यहाँ पर जो ई एम एफ चेंज होगा उससे यहाँ पर हमारा चार्ज भी चेंज होगा। तो चार्ज को चेंज होने से हमारा जो क्यू होगा हम लिख सकते हैं ई एम एफ को क्या लिख सकते हैं सी, और बी वी एल लिख सकते हैं बी एल वी मीन्स। और करंट फाइंड करना होगा तो करंट हमारा कैसे फाइंड होगा, चार्ज को चेंज होने पर हमारा चेंज ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी। तो हम क्या कर सकते हैं चार्ज के लिख सकते हैं यहाँ सी बी एल ए, मतलब हमारा जो डी वी बाई डी टी हो गया वो हमारा एक्सीलरेशन हो गया, तो ए लिख दिया यहाँ पर। अब इसी को हम एक्सटर्नल फोर्स माइनस इंटरनल फोर्स एफ वाई एम बराबर एम में, अब इसको भी हम एक्सीलरेशन इस फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, मीन्स हमारा जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे दिख रहा है कांस्टेंट है, ठीक है। एडी करंट, एडी करंट क्या होता है, एडी करंट का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसमें हम किस प्रकार का यूज़ करते हैं एडी करंट। एडी करंट, एडी करंट में क्या होता है कि जब किसी भी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीमेंट करते हैं तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होल मतलब एक आपस में ही एक राउंड राउंड करके घूमने लगते हैं, जिससे कि एडी करंट इंक्रीज होता है। और एडी मतलब करंट के इंक्रीमेंट के कारण हीट का डिसिपेशन होगा, तो ये हमारा हीट डिसिपेट करता है एडी करंट के कारण। अब सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कॉइल की जो सेल्फ मतलब उसके कारण ही उसमें अपोज होता है और वो इंड्यूस होता है खुद के कारण ही, और जो हमारा उससे पास होने वाला फ्लक्स होता है वो कॉइल में कॉइल के करंट के बराबर ये मतलब इक्विवेलेंट होता है। तो हम फ्लक्स लिख सकते हैं, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो एल आई हो जाएगा, एल यही हमारा होगा इंडक्टेंस जिसे हम हेनरी कहते हैं, मतलब इसका यूनिट हेनरी, एल हमारा होता है इंडक्टेंस। अगर हमारा जो करंट है वैरी होगा तो हम ई एम एफ को कैसे लिख सकते हैं, ई एम एफ को लिख सकते हैं माइनस एल डी आई बाई डी टी, और मैग्नीट्यूड वाइज हम इसको एल डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं, और इसकी पोलैरिटी भी हम वही लेंज लॉ से फाइंड कर सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमें फाइंड करना है इंडक्टेंस क्या होता है ऑफ ए कॉइल। जैसे कि यहाँ इस कॉइल है, कॉइल का लेंथ एल है, एल जो क्योंकि बहुत बड़ा है, क्योंकि आइडियल केस हमने एज्यूम किया हमारा एक करंट आई फ्लो हो रहा है, इसमें टर्न ए और एरिया इसका ए है, ठीक है। तो हम फ्लक्स कैसे लिख सकते हैं, एन बी ए, नंबर ऑफ टर्न एन है, और यहाँ पर कॉइल के कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन 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 नहीं होती है एन बाई एल मिस यूनिट पर लेंथ, और आई करंट फ्लो हो रहा है इनटू एरिया, इस पॉइंट से कर सकते हैं। और एरिया को हम मतलब करंट को हम साइड करेंगे क्योंकि हमें करंट की बाकी की वैल्यू सब चाहिए, तो यहाँ पे एन स्क्वायर म्यू नॉट एल ए, तो ये हमारा हो जाएगा इंडक्टेंस फॉर दिस कॉइल। और अगर यहाँ पे कोई अगर दूसरा मीडियम प्रेजेंट होगा तो हम उसे म्यू आर भी उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वो क्या होता है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब करंट फ्लो होता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या फॉलो करती है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट करंट है तो हमारा कोई ईएमएफ नहीं होगा, क्योंकि ईएमएफ बराबर होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी चेंज ऑफ करंट। अगर हमारा करंट ही कांस्टेंट है मतलब करंट का चेंज नहीं होगा तो हमारा कोई भी ईएमएफ नहीं होगा, ऐसे वायर होगा। और यहाँ पे हमारा करंट इंक्रीमेंट हो रहा है, करंट इंक्रीमेंट हो रहा है मीन्स हमको लेंज लॉ से इंड्यूस जो करंट होगा वो डिक्रीमेंट होना चाहिए। तो इंक्रीमेंट हो रहा है तो हमको यहाँ अगर इस तरफ से आएगा करंट तो हमारा डिक्रीमेंट होगा, यानी हमारी पोलैरिटी इस तरफ से होगी, यानी करंट इंड्यूस इस तरफ से फ्लो होगा। और यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, जो भी हो रहा है उसका अपोज करना पड़ेगा। तो डिक्रीमेंट हो रहा है तो हमको इंक्रीमेंट करने के लिए इसके डायरेक्शन में हमें करंट और चाहिए होगा, तो हम पोलैरिटी प्लस के यहाँ कर देंगे ताकि इंड्यूस करंट उसके डायरेक्शन में आ जाए। अब जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल है, यहाँ पे करंट हमारा डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के अप्रॉक्स यहाँ पे प्लस माइनस तो नॉर्मल सी बात है, ये पोलैरिटी बैटरी के दिया है पहले से ही, और इंडक्टर के अप्रॉक्स ऐसी पोलैरिटी होगी। यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, मैंने हमको इंक्रीमेंट करना होगा, इंक्रीमेंट माने उसके डायरेक्शन में हमें करंट फ्लो कराना होगा, तो यहाँ से उसके डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अब अगर हम वी एक्स और वी वाई के अप्रॉक्स टर्मिनल वोल्टेज चाहिए होगा तो वी एक्स माइनस वी वाई करके 5 हो जाएगा, -15 -5, क्योंकि करंट की वैल्यू 5 है तो -15 हो जाएगी। और डी आई बाई डी टी यहाँ पर 10 दिया है, तो यहाँ पे ई एम एफ
इंडक्टर के अक्रॉस माइनस एल डी आई बाई डी टी से निकाल सकते थे। अब हमारा जो एल आर और एल आर में जब हमारा विथ ई एम एफ और विदाउट ई एम एफ में हमारा क्या कंडीशन होती है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इसे हम केस कहते हैं। जब हमारा ये ई एम एफ प्रेजेंट है तो यहाँ पे करंट तो फ्लो होगा और चार्जिंग क्या होगा, इंडक्टर। तो एट टी बराबर ज़ीरो पे हमारा जो करंट होगा ज़ीरो, एट टी बराबर टी पे हमारा जो करंट इस फॉर्म में होगा, इसको हम इसका ई एम एफ मतलब इसका ई एम एफ इक्वल्स टू इसके और इसके ई एम एफ के इक्वेलेंट करके हम इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आई बराबर आई नॉट वन माइनस ई पावर माइनस आर टी बाई एल, ये फॉर्म आता है हमारा करंट का। ये आई नॉट हमारा है मैक्सिमम करंट, और जो हमारा टाउ होता है टाउ बराबर एल बाई आर, जिसे हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि टाइम को इंक्रीज होने पर एक पर्टिकुलर टाइम आई नॉट पे जहाँ पे मैक्सिमम करंट मिलता है, उसके बाद हमारा जो इंक्रीमेंट होता है वो पैरेलल हो जाता है, मीन्स हमारा करंट तब इंक्रीमेंट नहीं होता है। और एट टाइम टाउ पे हमारा जो करंट होगा वो मतलब मैक्सिमम करंट का 0.63 होता है आई नॉट। यहाँ पे अगर हम टाउ पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा वैल्यू यही आता है। ऑफ इन केस ऑफ एल आर में यहाँ पे हमारा ई एम एफ तो नहीं है, मतलब हमारा यहाँ ये पहले से मैग्नेटाइज है, तो मैग्नेटाइज है तो करंट फ्लो करेगा, और यहाँ रेजिस्टेंस लगा है तो इसके अप्रॉक्स हमारा एनर्जी का डिसिपेशन होगा इन फॉर्म ऑफ हीट। तो हमारा एट टाइम टी बराबर टी है, और हमारा टी बराबर ज़ीरो पे हम आई नॉट करंट है, एट टाइम टी बराबर पे हम जो करंट लिखते हैं वो आई बराबर आई नॉट ई आर टी बाई एल, ठीक है। तो टाउ बराबर होता है हमारा एल बाई आर, वही यहाँ पे भी है वही यहाँ पे भी है। और यहाँ पे हमारा जो करंट होगा वो डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस का अप्रॉक्स हीट का लॉस होगा, तो यहाँ करंट डिक्रीमेंट होगा। और एट टाइम टाउ पे हमारा जो करंट होता है वो 0.37 ऑफ होता है मैक्सिमम करंट के। अब एनर्जी स्टोर, इंडक्टर हमारा एनर्जी स्टोर यू बराबर माइनस हाफ एल आई स्क्वायर होता है, ये तो होता ही है। अब हमारा जो जैसा कि हमने बताया कि एट टी बराबर ज़ीरो पे हमारा जो ओपन की तरह इंडक्टर बिहेव करता है, और एट टी बराबर इन्फिनिटी पे हमारा एज इज प्लेन वायर की तरह बिहेव करता है इंडक्टर। ये इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए। एट टी बराबर ज़ीरो पे हमारा ओपन सर्किट की तरह, और एट टी बराबर इन्फिनिटी पे हमारा प्लेन सर्किट की तरह। जैसा कि यहाँ एग्जांपल है, टी बराबर ज़ीरो पे हमारा ओपन सर्किट की तरह, तो ये हमारा ओपन हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ 3 ओम होगा, यहाँ पे 3 ओम होगा। और एट टी बराबर इन्फिनिटी पे ये हमारा प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा। तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस ये होता है, ये किसी कॉइल की प्रॉपर्टी होती है जो कि मोर देन वन कॉइल की होती है, क्योंकि एक कॉइल के कारण जो इंड्यूस होगा वो दूसरे में उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, तो इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। जैसा कि अगर इसके कारण में फ्लक्स निकालना हो, तो इसमें अगर करंट आई फ्लो हो रहा है और ये इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मतलब इसके कारण जो फ्लक्स होगा इस पे भी इफेक्ट होगा। तो फ्लक्स अगर म्यू2 को निकालना चाहे तो ये एम आई की इक्वल होगा, और एम हमारा यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस है। और यही अगर ई2 का हमें ई एम एफ फाइंड करना हो तो माइनस एम डी आई बाई डी टी, जैसा कि इंडक्टेंस की तरह था बट वो सिंगल के लिए था, और ये हमारा म्यूचुअल के लिए है। और यहाँ पर अगर एम की वैल्यू अगर दूसरे फॉर्म में हम निकालना चाहो तो ये होता है कि अंडर रूट ऑफ L1 और L2। L1 होता है पहले का इंडक्टेंस और दूसरे का इंडक्टेंस L2, ठीक है। और K की वैल्यू क्या होती है, मीन्स कितनी बिहेवियर से ये इस पर इफेक्ट इसका बहुत है, मतलब अगर पास है तो इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, मीन्स फ्लक्स का चेंज इसमें बहुत ज़्यादा होगा। और K की वैल्यू बहुत कम है तो मतलब ये बहुत दूर दूर रखें, यानी इफेक्ट इसका बहुत ही कम होगा। ये के हमारा रिप्रेजेंट करता है। अब जैसा कि यहाँ पे के इस पे ओवरलैप हो गया है, तो मतलब इसमें फ्लक्स जो होगा वो इससे पूरा पास होगा, तो के इक्वल्स टू 1 होगा। और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे के इससे पास होने के चांसेस ही नहीं होंगे, तो हमारा 0 हो जाएगा। अब हम जैसे कि इस कॉइल से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो जो हमारा बड़ा वाला कॉइल है उसके कारण जो फ्लक्स होगा वही हमारे छोटे वाले के कारण होगा, तो फ्लक्स बराबर लिखेंगे इक्वल टू μ/2 I/b इंटू एरिया ऑफ दिस कॉइल। से हमें इसके कारण फाइंड करना है, तो पाई बाई ए स्क्वायर, आई को हमने अलग किया और ये हमारा हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एलसी क्या होता है, एलसी ऑसिलेशन। एलसी क्या होता है, यहाँ पर कोई भी हमारा हीट मतलब रेजिस्टेंस नहीं है तो हमारा एनर्जी को तो लॉस नहीं होगा, मीन्स हमारी जो टोटल एनर्जी होती है एलसी में वो कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर अभी तो यहाँ पे टी बराबर 0 पर करंट नहीं है, अब जब टाइम टी पर करंट यहाँ फ्लो करेगा और यहाँ पे चार्ज इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक समय आएगा कि यहाँ पे चार्ज 0 हो जाएगा, फिर और यहाँ पे करंट मैक्सिमम हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर को पॉजिटिव क्यों आ जाएगा, फिर उसके बाद एक समय आएगा कि यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, और फिर उसके बाद एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये पिक्चर फिर से वापस आ जाएगी। तो
एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल सी, और ओमेगा हमारा यहाँ पे 1/√LC, जैसा कि हमने AC में देखा था। और यहाँ पर ये हमारा कभी मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, कभी मैग्नेटिक एनर्जी होगा, लेकिन एट ए इंस्टेंट पे देखेंगे तो हमारा जो टोटल एनर्जी होता है वो हमारा हमेशा कांस्टेंट होता है, जो कि ½ Li0 स्क्वायर। जैसे यहाँ पर कभी ये होगा, कभी ये होगा, कभी दोनों प्रेजेंट हो गए, ठीक है। Q²/2C हमारा हो जाएगा कैपेसिटर का, ½ Li स्क्वायर हो जाएगा हमारा इंडक्टर का एनर्जी। और इन द जनरल फॉर्म में हमारा जो चार्ज लेते हैं Q बराबर Q0 साइन ω t+φ, फाई हमारा फेस है। अगर पहले वाले फिगर के हिसाब से देखा जाए तो हमारा एट टी बराबर टी पर, मतलब टी बराबर 0 पर, यहाँ पे हमारा 0 पुट करेंगे, हमारा जो चार्ज है Q0 है तो Q0 हो जाएगा, तो हमारा साइन फाई की वैल्यू हो जाएगी 1, मीन्स हमारा फाई की वैल्यू π/2 हो जाएगी। तो ये हमारा जनरल केस में हमारा करंट I बराबर I0 cos ω t+φ और चार्ज होता ही है, ठीक है। इसके क्वेश्चन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।